हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में है, द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन राजस्थान। तो हमने कल चर्चा की थी कि राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? 6 थी। इनमें से 4 में जन विद्रोह हुआ था। क्रांति को लेकर 4 जो थी वो अग्रणी थी, बाकी 2 ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? तो पहला हमने देखा था एनपुरा सैनिक छावनी थी, जिसमें 21 अगस्त सन 1857 को क्रांति का जो उद्भव है वो होता है। इसके बाद में नसीराबाद थी, 28 मई 1857 को क्रांति का बिगुल बजता है। प्रथम बार यहीं से क्रांति का उद्भव देखने को मिला था। इसके बाद में हमने देखा था नीमच में होती है, 3 जून 1857 को नीमच में जन विद्रोह किया जाता है। और यहाँ के बाद में हमने देखा था 10 जून को देवली टोंक में जन विद्रोह किया जाता है। खेरवाड़ा, और अगर हम बात करते हैं, खेरवाड़ा में किसी प्रकार का जन विद्रोह नहीं हुआ था। खेरवाड़ा जन विद्रोह से दूर रही थी। और ब्यावर है, इन दोनों में सैनिक छावनियां थी, इनमें किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह देखने को नहीं मिलता है। तो पहला हमने चर्चा किया था नसीराबाद में जन विद्रोह है या नसीराबाद में क्रांति है। पॉलिटिकल एजेंट सावर्स, जैसे ही वहां मेरठ से सूचना आती है कि जन विद्रोह कर दिया है तो सूचना पहुंचाई जाती है पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान के सावर्स को। सावर्स कहाँ बैठे थे? माउंट आबू में। माउंट आबू के पास जैसे ही 19 मई को इन्हें सूचना मिलती है, ये तुरंत प्रभाव से वहां से भागते हो कहाँ थे? अजमेर आते। अजमेर में गोलाबाद पड़ा था और सैनिकों से संबंधित क्या वहां पर सामान पड़ा था, इसलिए भागते हैं और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आकर सभी सैनिकों से कहते हैं कि आप शांति बनाए रखें। लेकिन 15वीं बटालियन यहाँ पर आई हुई थी, तो 15वीं बटालियन पर इन्होंने विश्वास नहीं किया अंग्रेजों ने। तो 15वीं बटालियन ने 28 मई को शाम को 3 बजे के करीब क्या है विद्रोह इन्होंने कर दिया था और यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। इनके साथ 30वीं बटालियन ने सहयोग दिया था। न्यूबेरी और कैप्टन वुड की हत्या कर दी जाती है। स्कॉटिश वुड और न्यूबेरी इनकी हत्या कर दी जाती है। अंग्रेज अधिकारी थे और यहाँ से ये जो सैनिक थे, क्रांतिकारी थे, वो कहाँ? दिल्ली की ओर कूच करते हैं। इसके बाद में जन विद्रोह होता है नीमच में। नीमच की अगर घटना की बात करते हैं 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 को घटना होती है। तो जैसे ही इस नसीराबाद छावनी की सूचना कहां पर पहुंचाई जाती है? नीमच में पहुंचाई जाती है। पॉलिटिकल एजेंट सावर्स ने कहा था कि इस प्रकार की यहाँ पर घटना हो गई है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो वहां का जो जनरल था वो कौन से थे? अबोट था, कर्नल अबोट था। प्रतिदिन सैनिकों को परेड करवाई जाती थी, पर डे के हिसाब से मॉर्निंग में परेड करवाई जाती थी। तो इस परेड में कर्नल अबोट ने भारतीय सैनिकों और सेना दल के सभी नेताओं और उनसे संबंधित जो व्यक्ति थे उनको कहा कि आप ईमानदारी की शपथ लें, कि आप ईमानदारी की शपथ ले, आप अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार का विश्वासघात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें पता था कि नसीराबाद में इस प्रकार की घटना होगी। जैसे इन सैनिकों को पता चलेगा तो ये हमारे विरुद्ध हो सकते हैं, तो उन्होंने पहले ही शपथ दिला दी थी। वहां पर मोहम्मद अली बेग नाम का एक व्यक्ति था, उसने कहा कि अंग्रेज पहले खुद के गिरेबान में झांके, पहले खुद के बारे में देखे कि क्या वो ईमानदार थे, क्या वो हमारे प्रति ईमानदार थे। उन्होंने कहा था कि हम अवध पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अवध को अपने अधिकार में ले लिया। सर्वप्रथम उन्होंने सामंत और उनके क्षेत्र को लिया था, अवध को लिया, कानपुर को लिया, सभी क्षेत्रों को उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। तो वो जब ईमानदार नहीं रहे तो हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ ईमानदार रहेंगे। जब इस प्रकार मोहम्मद अली बेग कहता है तो कैप्टन एबोट है वो नाराज हो जाते हैं। कैप्टन एबोट इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मोहम्मद अली बेग दबने वालों में से नहीं थे। 2 जून की परेड में यह घटना होती है, ये बात होती है। 3 जून को हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के द्वारा विद्रोह का बिगुल बजा दिया जाता है और कहते हैं कि हम तो अंग्रेजों का दमन करेंगे, अंग्रेजों से विद्रोह करेंगे। लक्ष्मण सिंह शाहपुरा के थे, उनके द्वारा इनका सहयोग किया जाता है। इस प्रकार इन्होंने जो नीमच था वहां पर जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उन्हें कूट पीट कर यहाँ से बाहर निकाल दिया और इन्हें बंदी बना लिया। 40 जो व्यक्ति थे, पुरुष और 40 परिवार अंग्रेजों के, वो यहाँ से भागते हैं और भागकर इधर उधर पहुंचते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो क्रांतिकारी थे उन्होंने उनको भी बंदी बना लिया था। और डूंगला नामक स्थान है वो चित्तौड़गढ़ में है, वहां पर रूगाराम किसान के पास ये है, उनको रोकते हैं और बंदी बनाते हैं और कहते हैं कि इनका ध्यान रखें। जैसे ही यह सूचना पॉलिटिकल एजेंट सावर्स को पहुंचाई जाती है, इन्होंने यह सूचना पहुंचाई थी पॉलिटिकल एजेंट सावर्स को कि इस प्रकार की घटना होगी। नीमच पर पूर्ण रूप से क्रांतिकारियों ने अधिकार कर दिया है और यहाँ से 40 परिवारों को इधर से भगा दिया गया है, उन्हें पता नहीं कहाँ पर है। पॉलिटिकल एजेंट वहां से चलता है। पॉलिटिकल एजेंट रास्ते में आया था तो उसे रास्ते में सूचना मिलती है कि इस प्रकार चित्तौड़गढ़ में रूगाराम किसान के पास डुंगला नामक स्थान पर 40 परिवारों को बंदी बनाकर रखा गया। तो पॉलिटिकल एजेंट सर्वप्रथम वहां पर जाता है, उसमें स्वरूप सिंह इनके साथ, स्वरूप सिंह साथ में से स्वरूप सिंह से ये सहायता मांगता है, तो वहां पर उनको छुड़ाया जाता है
और छुड़ाकर उदयपुर में इनको लाए थे और जगमंदिर में स्वरूप सिंह के द्वारा इनको शरण दी गई थी। इस प्रकार की यहाँ पर क्या घटना होती है। आज हम चर्चा करेंगे एनपुरा छावनी में क्रांति की बिगुल किसके द्वारा बजाया गया था और यहाँ की घटना कब होती है। तीसरी छावनी पढ़ेंगे हम एनपुरा सैनिक छावनी। यहाँ पर हमने देखा था 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजता है। 21 अगस्त को एनपुरा जो छावनी थी यहाँ पर बिगुल बजाया जाता है। क्रांति की जो बात है यहाँ पर पहुंचती है, क्योंकि सैनिक थे इधर उधर एक दूसरी छावनी में जा रहे थे। नीमच से निकलकर कुछ सैनिक इधर की ओर आ जाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं 1835 में एनपुरा में 1835 में लीजियन का गठन किया गया था। लीजियन का गठन किया गया, यानी जिस प्रकार वहां पर 15वीं बटालियन थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, 15वीं लीजियन थी, उसी प्रकार एनपुरा जो छावनी थी वहां पर 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया था। लीजियन का गठन किया गया जिसका नाम क्या है, जोधपुर है, क्योंकि मारवाड़ के अधिकृत क्षेत्र है इसलिए जोधपुर लीजियन। 1835 में एनपुरा छावनी के अंदर जोधपुर लीजियन का गठन किया गया था। वर्तमान में यह पाली में आता है, लेकिन एनपुरा वैसे प्राचीन की अगर बात करते हैं कहां पर आता था, मारवाड़ में आता था। कहां पर आता था, मारवाड़ में आता था। इससे पहले हमने थोड़ा सा एक और देखा था कि पॉलिटिकल एजेंट कौन थे और किस रियासत का शासक कौन सा। तो हमने पहला पढ़ा था मेवाड़ रियासत के शासक थे अपने स्वरूप सिंह, और वहां के पॉलिटिकल एजेंट कौन से थे, सावर सिंह। मारवाड़ का हमने देखा था तखत सिंह है, और पॉलिटिकल एजेंट कौन से थे, मोक मेसन है। इसी प्रकार हमने आमेर या जयपुर रियासत का शासक देखा था, राम सिंह सेकंड था, और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मेजर ईडन, और कोटा का शासक था राव राम सिंह सेकंड, और यहाँ की रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था, मेजर बर्टन। भरतपुर का जसवंत सिंह था, और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था अपना मोरिसन है। इसी प्रकार बीकानेर के थे सरदार सिंह, और अलवर के बन्ने सिंह थे, और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। यहाँ के क्या केवल और केवल शासक थे, पॉलिटिकल एजेंट से कोई मतलब नहीं था, पॉलिटिकल एजेंट से कोई मतलब नहीं था। तो एनपुरा छावनी कौन से क्षेत्र के अंदर आती है, मारवाड़ के अंदर आती थी। अब वर्तमान में ये कहां पर आती है, पाली। तो मारवाड़ का शासक कौन सा था, तखत सिंह, और पॉलिटिकल एजेंट यहाँ का कौन सा था, पॉलिटिकल एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का मोक मेसन, पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन थे, और यहाँ का शासक अपना कौन सा, तखत सिंह। पूछा जाता है कि रियासतों से संबंधित शासक 1857 की क्रांति के समय कौन सा था। ठीक है, तो 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया। वह इसका मुख्यालय किसको बनाया गया था, वह इसका मुख्यालय एनपुरा को बनाया गया। जब नसीराबाद और नीमच में घटनाएं हो जाती है, क्रांति का बिगुल हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर जो जन विद्रोही आते हैं, उससे पहले यहाँ पर 1835 में जोधपुर रीजन का गठन किया गया था, और इसका अगर हम बात करते हैं मुख्यालय किसको बनाया गया था, एनपुरा को बनाया गया। तो यहाँ पर 21 अगस्त को वहां से जैसे नीमच से सूचना मिलती है, तो 21 अगस्त को पुण्या सैनिकों ने आबू में विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। जैसे सूचना मिलती है, इधर उधर क्रांतिकारी थे, एक दूसरे के पास गए और उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस प्रकार का अंग्रेजों के विरुद्ध हम क्रांति कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सूचना मिलती है तो इनके द्वारा बिगुल बजाया किया गया था। ठीक है, तो यह जो बिगुल बजाया था यह मूल रूप से कहाँ पर था, आबू। कौन सा क्षेत्र है, माउंट आबू। आबू से इनके द्वारा बिगुल बजाया गया था। पूर्णतः पाली से यह क्रांति स्टार्ट नहीं होती। एनपुरा की जो क्रांति थी इसका बिगुल पूर्णिया नाम का एक सैनिक था, उसके द्वारा कहां से है, माउंट आबू है, जो पॉलिटिकल एजेंट के स्थान बनाए गए थे अजमेर और माउंट आबू है, तो उस माउंट आबू से बिगुल बजाया गया था। तो वहां से जो विद्रोही है, वहां से जो सैनिक है वो कहां आते हैं, एनपुरा आते हैं। एनपुरा आई पूर्णिया नाम के सैनिक के द्वारा कहां पर, माउंट आबू में 1857 का क्रांति का जो एनपुरा से संबंधित थी वहां का बिगुल बजाया जाता है। और ये सैनिक कहां पर आते हैं, अपने एनपुरा आए थे तथा बाकी साथियों के साथ
मिलकर यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले गए। एर्नाकुलम आई, वह बाकी साथियों के साथ मिलकर कहाँ पर गए थे, दिल्ली चले गए। यहीं पर शिवनाथ सिंह थे, वो कहते हैं चलो दिल्ली मारो फिरंगी, मारो फिरंगी चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यानी फिरंगियों को मारो और दिल्ली के लिए कूच करो। तो यहाँ से निकलते हैं और दिल्ली की ओर कूच करते हैं। सर्वप्रथम एर्नाकुलम सैनिक छावनी थी, उसमें 1835 में जोधपुर लीजन का गठन किया गया था। इसी जोधपुर लीजन में क्रांतिकारी आए थे, उनके द्वारा पूर्णिया नाम का एक सैनिक था, उसके द्वारा आबू में क्रांति की गई थी। आबू स्थान पर क्रांति की गई थी और वहां से ये सैनिक चलकर कहाँ आते हैं, एर्नाकुलम छावनी में आते हैं और एर्नाकुलम छावनी के सैनिकों को अपने साथ में लेकर कहाँ जाते हैं, दिल्ली की ओर कूच करते हैं, दिल्ली की ओर यह पहुंचते हैं। तो अगर हम बात करते हैं खेरवा पाली नामक स्थान, खेरवा आता है वो कहाँ पर पड़ता है, पाली नामक स्थान। खेरवा पाली का जो स्थान था वहां पर ये जो क्रांतिकारी है दिल्ली की ओर जा रहे थे, वहां पर विद्रोहियों की मुलाकात किसका होती है, अहुआ के शासक खुशहाल सिंह चंपावत के साथ। अहुआ के शासक खुशहाल सिंह चंपावत के साथ कहां पर, खेरवा नामक स्थान पर इनकी मुलाकात होती है तथा इन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे खेरवा पाली नामक स्थान पर, खेरवा पाली में इन विद्रोहियों की मुलाकात अहुआ अहुआ ठिकाना था कि खुशहाल सिंह चंपावत के साथ होती। खुशहाल सिंह चंपावत था, वो अंग्रेजों से परेशान थे, अंग्रेजों के वो विरुद्ध थे, वो क्या है इनका समर्थन करते हैं, इन क्रांतिकारियों का वो भी समर्थन करते हैं और विद्रोहियों का नेतृत्व प्रदान किया था। कहता है कि मैं भी आपके साथ हूं। तो जैसे क्रांतिकारी एर्नाकुलम से निकले, एर्नाकुलम से दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, तो खेरवा पाली नामक स्थान पर अहुआ के खुशहाल सिंह चंपावत इनसे मिलते हैं। वो वहां के सामंत थे, वो भी अंग्रेजों से परेशान थे, वो भी किसी क्रांति का हिस्सा बनना चाहते थे। जैसे ही एर्नाकुलम के सैनिक छावनियों जो सैनिक थे वो इनसे मिलते हैं, तो दोनों आपस में बात करते हैं, हम कहते हैं कि क्या मैं इस क्रांति का नेतृत्व कर सकता हूं, तो उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। तो मुलाकात हुई थी, कौन सा आता है, खुशहाल सिंह चंपावत है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि खुशहाल सिंह चंपावत की मुलाकात किस सैनिक छावनी के सैनिकों के साथ हुई थी, कौन से आते हैं, एर्नाकुलम सैनिक छावनी, और कहां पर हुई थी, खेरवा नामक स्थान पर। कहां पर आता है, पाली में आता है। और उन्होंने कहा था कि क्या मैं आपका समर्थन कर सकता हूं, आपके साथ चल सकता हूं, ठीक है, क्या मैं चल सकता हूं यहां से आपके साथ, क्रांति के बिगुल में आपका साथ दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे साथ आइए। तो अगर हम बात करते हैं अहुआ, अहुआ जो स्थान है वो मारवाड़ का कौन सी श्रेणी का ठिकाना है, तो आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। अहुआ मारवाड़ का प्रथम श्रेणी का, कौन सी श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। अहुआ मारवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। यहाँ पर घटना कब घटित होती है, 21 अगस्त 1857 को। 1835 में जोधपुर लीजन का गठन किया गया था। वह इसका मुख्यालय किसको बनाया था, एर्नाकुलम छावनी को इसका मुख्यालय बनाया गया था। 21 अगस्त 1857 को पूर्णिया नामक शासक के द्वारा माउंट आबू में क्रांति का बिगुल बजाया जाता है और वहां से सैनिक आते हैं एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम में आए थे तो एर्नाकुलम के सैनिक इनके साथ मिलते हैं और ये दिल्ली के लिए कूच करते हैं। जब दिल्ली के लिए जा रहे थे तो खेरवा पाली नामक स्थान पर इनकी मुलाकात जो अहुआ के सामंत थे खुशहाल सिंह चंपावत है उनके साथ होती है। तो यह मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि क्या मैं आपका समर्थन दे सकता हूं। एर्नाकुलम के सैनिक ने कहा बिल्कुल आप हमारे साथ आइए। तो इनके इनसे मुलाकात होती है और ये इनके साथ मिलकर आगे कूच कर जाते हैं। और ये जो मारवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है वो कौन सा आता है, अहुआ है। कौन सा आता है, अहुआ है। अब 2-3 युद्ध हुए थे, 2-3 युद्ध होते हैं। तो पहला तो होता है विथोड़ा का युद्ध, विथोड़ा या विथोड़ा का युद्ध है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये अपना 8 सितंबर 1857 को हुआ था। पहला कौन सा होता है, विथोड़ा का युद्ध। विथोड़ा का युद्ध, विथोड़ा क्या कहां की जगह है, पाली की,
8 सितंबर 1857। बिथोड़ा नामक जगह है, कहाँ पर है, पाली है, वहां पर यह युद्ध होता है। तो जब ये सैनिक दिल्ली की ओर कूच करे, आगे की ओर जा रहे थे, तो इनके द्वारा अंग्रेज इनसे विरुद्ध, अंग्रेज इनसे विमुख थे, तो अंग्रेजों के द्वारा इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है। तो ये युद्ध क्या कहलाता है, बिथोड़ा का युद्ध। इसमें एक तो कौन से थे, कैप्टन हितकोट थे, और एक थे इनके साथ कुशाल सिंह चंपावत। इनके साथ में कौन से थे, वर्सेस अपने कौन से, कुशाल सिंह, अवध के शासक कुशाल सिंह। तो अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेज क्रांतिकार, तो क्रांतियों को दबाने का किसी प्रकार से अपना देखेंगे, रास्ता देखेंगे। तो इन्होंने देखा कि ये क्या दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, तो बिथोड़ा नामक स्थान पर अंग्रेजों का कैप्टन हितकोट था और कुशालराज सिंह भी था, कुशालराज चंपावत था। ये अंग्रेजों की तरफ से क्या है, इनसे आक्रमण करते हैं, इनके द्वारा युद्ध लड़ा जाता है। और अहुआ के शासक अपने कौन से थे, कुशाल सिंह। अहुआ के शासक कौन से आते हैं, कुशाल सिंह चंपावत है, दोनों के मध्य युद्ध होता है। इनके मध्य युद्ध हुआ था। नेतृत्व कौन कर रहा था, अपना कुशाल सिंह चंपावत इनका नेतृत्व कर रहे थे। और बिथौड़ा के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन सा, कैप्टन हितकोट इनका साथ दे देते। तो इसमें कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते। कुशाल सिंह चंपावत क्या है, जीत के थे। कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं। प्रश्न आएगा, बिथोड़ा के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से साथ देने वाले शासक कौन से थे, अंग्रेजों अधिकारी कौन से थे। एक तो कैप्टन हितकोट है, उनका शासक दिया था कुशालराज सिंघवी ने। और अपने एनपुरा छावनी की ओर से युद्ध में किसने भाग लिया था, कुशाल सिंह चंपावत है। इसकी अगर हम बात करते हैं, इस युद्ध में बिथोड़ा का जो युद्ध है, बिथोड़ा के युद्ध की अगर हम बात करते हैं, तो सेनापति उनार सिंह पवार लड़ते हुए मारे गए। इसमें लिखेंगे सेनापति उनार सिंह पवार मारे, सेनापति उनार सिंह पवार मारे जाते हैं। तो कौन सा युद्ध है, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को। अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था, कैप्टन हितकोट है, कुशालराज सिंह भी है। और अपना इधर कौन सा था, एनपुरा छावनी की तरफ से कुशाल सिंह चंपावत। जीत कौन जाता है, कुशाल सिंह चंपावत जीत जाता है। और उनार सिंह पंवार है, जोधपुर का सेनापति था, वो लड़ता हुआ मारा जाता है। तो सेनापति उनार सिंह पंवार लड़ते हुए मारा गया था। तो पर देखते हैं कि एनपुरा जो छावनी थी, इसमें 21 अगस्त को घटना होती है। कुशालराज सिंघवी से इनकी जो प्रथम भेंट या प्रथम आक्रमण कौन सी युद्ध में होती है, 8 सितंबर 1857 को, जिसे बिथोड़ा का युद्ध कहा जाता है। एनपुरा छावनी कहाँ पर आती है, वर्तमान में पाली में। पहले ये मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आती थी, इसलिए यहाँ का शासक कौन सा, तखत सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट यहाँ के कौन से थे, अपने मोक मेसन। कौन से आते हैं, मोक मेसन है। माउंट आबू में सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया जाता है, वो इस छावनी में आते हैं। तो इस छावनी के सैनिक इनसे मिलते हैं और दिल्ली के लिए कूच करते हैं। जब दिल्ली के लिए जा रहे थे, खेरवाड़ा पाली नामक स्थान पर इनकी मुलाकात अहुआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से होती है। और चंपावत इस सेना का नेतृत्व करते हैं। ये जो क्रांति की जो जा रही थी, दल जा रहा था, इसका नेतृत्व कौन करते हैं, अपने चंपावत जी करते हैं। रास्ते में जब जा रहे थे, तो अंग्रेजों की तरफ से इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है, जिसे बिथोड़ा का युद्ध कहा जाता है। 8 सितंबर 1857 को हुआ था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हितकोट थे और कुशालराज सिंह भी थे। अपनी तरफ से यानी एनपुरा छावनी की तरफ से कौन से आते, कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं। जीतने के बाद ये यहाँ से आगे की ओर कूच करते हैं, लेकिन यहाँ का जो जोधपुर का सेनापति था, उनार सिंह पंवार मारा जाता है। इसके बाद जैसे ही आगे जाते हैं, तो एक युद्ध और लड़ा जाता है। वो कौन सा लड़ाता है, चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध ये कब होता है, अपना 18 सितंबर 1857। तो पहला तो कौन सा आता है, बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा नामक स्थान पर। दूसरा कौन सा आता है, चेलावास का युद्ध। इसकी तारीख क्या थी, 18 सितंबर 1857 को यह युद्ध होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं, तो अंग्रेजों की तरफ से कौन से थे, पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और अपना सेनापति कौन सा था, पैट्रिक लॉरेंस।
और इधर अपना जो था तख्त सिंह। चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया था? इसे काले व गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास के युद्ध को क्या कहा जाता है? गोरे व कालों का युद्ध कहा जाता है। 18 सितंबर 1857 को यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें अगर हम बात करते हैं, पैट्रिक लॉरेंस थे और पैट्रिक लॉरेंस के साथ यहाँ का मारवाड़ शासक कौन सा था? तख्त सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन से आते हैं? मोक मेसन। इसमें पॉलिटिकल एजेंट लिखते हैं अंग्रेजों की तरफ से, तो कौन सा आता है? मोक मेसन। मोक मेसन। तो चेलावास के युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। अंग्रेजों की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? पैट्रिक लॉरेंस ने हिस्सा लिया था। और इसके साथ में कौन से आते हैं? मोक मेसन इनके साथ में आए थे। और इधर अपना कौन सा था? खुशहाल सिंह चंपावत। वही कौन सा? खुशहाल सिंह चंपावत। तो ध्यान रखेंगे, विथोड़ा का युद्ध हुआ। तो विथोड़ा के युद्ध में किसने हाथ दिया था? खुशहाल सिंह चंपावत व कैप्टन हितकोड़ के द्वारा। अपने कौन से थे? खुशहाल सिंह चंपावत थे। अपने तरफ से कौन से थे? खुशहाल सिंह चंपावत थे। लेकिन चेलावास का जब युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को हुआ था, इसे दूसरा क्या कहा जाता है? गोरे व कालों का युद्ध। गोरे व कालों का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। इधर पैट्रिक लॉरेंस थे, अंग्रेज अधिकारी पैट्रिक लॉरेंस थे, और दूसरा यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मोक मेसन था। अपनी तरफ से कौन सा था? खुशहाल सिंह चंपावत था। खुशहाल सिंह चंपावत था। तो इसमें भी खुशहाल सिंह चंपावत जीत गया। खुशहाल सिंह चंपावत इस युद्ध में भी जीत जाता है और इसमें मोक मेसन मारा जाता है। मोक मेसन मारा गया था। तो इसमें कौन मारा जाता है? मोक मेसन मारा जाता है। और जीत कौन जाता है? खुशहाल सिंह चंपावत। कहा जाता है कि जब मोक मेसन मारा गया, मोक मेसन मारा जाता है, तो सैनिकों के द्वारा इसकी धड़ को वहां पर घुमाया जाता है। वहां पर क्या है? घुमाया जाता है। तो आज भी कहावतें बनी हुई है। आज भी वहां पर क्या कहावतें बनी हुई है कि ढोल बाजे शंख बाजे और बाजे बांकियो। ढोल बाजे शंख बाजे और बाजे बांकियो। एजेंट को मारकर मेन गेट के ऊपर क्या है? टांगियो। तो एजेंट को मार दिया गया है, यानी इनका पॉलिटिकल एजेंट था, उसको मारकर कहां पर है? मेन गेट या दरवाजे पर टांगियो है। तो ढोल बाजे चंग बाजे और बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांगियो है। तो इसको मार दिया जाता है और मोकमेसन का जो धड़ थी उसको टांगकर कहां पर है? मेन दरवाजे पर लगा दिया गया था, टांग दिया जाता है। तो इसमें भी ये जीत जाते हैं। इसमें भी कौन जीतता है? अपने खुशहाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं। तो प्रश्न दोनों में से आते हैं कि विथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? चेलावास का युद्ध कब हुआ था? अब एक आता है आहुआ का युद्ध। आहुआ का युद्ध, तो जब लगातार खुशहाल सिंह चंपावत जीत रहा, लगातार खुशहाल सिंह चंपावत जीत रहा था, तो अंग्रेज अधिकारी डर गए थे। इस प्रकार हमें सभी हमारे पॉलिटिकल एजेंटों को मार दिया जाएगा। तो इन्होंने कर्नल होम्स को सूचना पहुंचाई। कर्नल होम्स को सूचना पहुंचाई। पता है 20 जनवरी 1858 को युद्ध होता है। वो कौन सा था? अपना आहुआ का युद्ध। कर्नल होम्स को सूचना पहुंचाई जाती है, अतः इनके बीच में 20 जनवरी 1858 को युद्ध होता है। तो कर्नल होम्स फिर खुद आए थे। कर्नल होम्स आते हैं, मेन अधिकारी को बुलाया गया। इस प्रकार तो सभी अपने पॉलिटिकल एजेंट और अंग्रेज अधिकारी मारे जाएंगे। तो कर्नल होम्स को सूचना पहुंचती है। कर्नल होम्स यहाँ पर आते हैं और ये युद्ध लड़ा जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं, कर्नल होम्स आए थे, तो कर्नल होम्स आए थे, अकेले नहीं आते हैं। जोधपुर के जो सामंत थे, जोधपुर के सामंत है, उनके द्वारा इनका साथ दिया जाता है। वो कौन से थे? हंसराज जोशी। कर्नल होम्स व हंसराज जोशी आए थे यहाँ पर। अंग्रेजों की तरफ से 20 जनवरी 1858 को युद्ध लड़ा था। वो कौन सा था? आहुआ का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी कौन से थे? कर्नल होम्स थे। अंग्रेज अधिकारी कौन से थे? कर्नल होम्स थे। और अगर हम बात करते हैं पृथ्वीराज, यहाँ पर कौन से आते हैं? पृथ्वीराज, सलूम्बर का पृथ्वीराज था और खुशहाल सिंह चंपावत थी। इनके मध्य युद्ध होता है। इनके मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो इसमें खुशहाल सिंह चंपावत के लिए सहायता के लिए कहां चला गया था? मेवाड़ चला जाता है। खुशहाल सिंह चंपावत के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था। आहुआ का युद्ध।
कौन सा आता है, अहुआ का युद्ध है। इसमें मेवाड़ चला गया, अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया। तो इसमें बीच में खुशहाल सिंह जो चंपावत था वो कहां चला जाता है, मेवाड़ सहायता के लिए चला जाता है। मेवाड़ में सहायता मांगी किसी ने, तो इसने कहा चलो मैं आता हूं, तो अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया, युद्ध जीत लिया। तो 20 जनवरी 1858 को अंग्रेजों के द्वारा खुशहाल सिंह चंपावत को पराजित करवा दिया जाता है और ये युद्ध जीत जाते हैं। अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया था तथा अहुआ पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। तो अंग्रेजों का अहुआ पर अधिकार हो गया। इस प्रकार मिथोड़ा के युद्ध में खुशहाल सिंह चंपावत जीतते हैं, चेलावास के युद्ध में खुशहाल सिंह चंपावत जीतते हैं। लेकिन जैसे अहुआ का युद्ध होता है उसमें मुख्य अधिकारी कर्नल होम्स आते हैं। कर्नल होम्स जब आए थे तो खुशहाल सिंह चंपावत और पृथ्वी सिंह ये सलूम्बर के थे, इनके द्वारा युद्ध में भाग लिया गया था। लेकिन किसी कारणवश से ये मेवाड़ चले जाते हैं, तो वहां पर ये चले जाते हैं, तो अंग्रेजों ने ये युद्ध जीत लिया था और अहुआ पर अधिकार कर लिया था। अहुआ में एक मूर्ति थी सुगाली माता की, सुगाली माता की मूर्ति को उठाकर ले जाते हैं। अहुआ पर अधिकार करते हैं अंग्रेज और सुगाली माता की मूर्ति को उठाकर ले जाया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि अहुआ के युद्ध में किस किसने साथ दिया, खुशहाल सिंह चंपावत का साथ देने वाले कौन कौन व्यक्ति थे, तो मेवाड़ के केसरी सिंह कोठारिया तथा जोध सिंह के द्वारा जोधा सिंह ने इनका साथ दिया। खुशहाल सिंह चंपावत का साथ देने वाले कौन कौन से हैं, एक तो जोध सिंह और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो अपना शासक कौन सा था, कोठारिया है, केसरी सिंह कोठारिया है, केसरी सिंह कोठारिया के द्वारा दिया गया। इस युद्ध के प्रति एक आयोग बिठाया गया, एक आयोग सुनिश्चित किया गया था, जिसका 8 अगस्त 1857 में कहा गया था कि एक आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन जो खुशहाल सिंह चंपावत थे उनके द्वारा अंग्रेजों के सामने आकर आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। 8 अगस्त 1857 को नीमच में 8 अगस्त 1858 को नीमच में इनके द्वारा कौन खुशहाल सिंह चंपावत है वो आत्मसमर्पण कर देते हैं कि मैं पूर्ण रूप से अंग्रेजों का समर्थन करूंगा, मेरे को किसी भी प्रकार की कोई क्रांति नहीं करनी है, मेरे को किसी प्रकार की कोई क्रांति नहीं करनी है। तो 8 अगस्त 1860 को इनके द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, खुशहाल सिंह चंपावत के द्वारा है। तो अंग्रेजों ने खुशहाल सिंह की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया था, टेलर कमीशन। कौन सा आता है, टेलर कमीशन। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खुशहाल सिंह चंपावत द्रोही था या उन्होंने सही रूप से क्रांति का समर्थन किया, इसके लिए कौन सा आयोग किया गया था, तो टेलर कमीशन बताया गया था। इसने खुशहाल सिंह चंपावत को दोषी करार नहीं दिया था और इसे बाद में छोड़ दिया जाता है। तो खुशहाल सिंह चंपावत की अगर हम बात करते हैं तो इनके साथ देने वाले कौन कौन से थे, इनका साथ किस किसने दिया था, एक तो शिवनाथ सिंह अशोका का कौन सा व्यक्ति था, शिवनाथ सिंह है, उनके द्वारा इस खुशहाल सिंह का साथ दिया गया। दूसरे आते हैं बिशन सिंह कुल्लर है, तीसरे कौन से आते हैं, अजीत सिंह है, अलनी आवास नागौर के थे, उनके द्वारा इनका समर्थन दिया जाता है। तो इनमें इन छावनी में 3 ये युद्ध है, इन तीनों युद्धों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं खुशहाल सिंह चंपावत को तो पकड़ दिया गया, अब जो सेना था उसका कोई ना कोई तो नेतृत्व करेगा। तो अब शिवनाथ सिंह आते हैं और शिवनाथ सिंह आकर कहते हैं कि दिल्ली की ओर जाने के लिए कहते हैं कि मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी है। शिवनाथ सिंह कहते हैं कि इन फिरंगियों को मारो और अपने के दिल्ली की ओर चलो। तो समर्थन किसके द्वारा किया गया था, शिवनाथ सिंह के द्वारा समर्थन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नारनौल हरियाणा के पास अंग्रेज अधिकारी नारनौल आते हैं, पहले तो बात करते हैं रेवाड़ी पर ये हिंसा कर लेते हैं, रेवाड़ी पर अपना समर्थन करते हैं, रेवाड़ी को अपने अधीन कर लेते हैं, हरियाणा का क्षेत्र है। लेकिन नारनौल में जैसे ही आते हैं तो अंग्रेज सेनापति कोनार्ड से हार गए। ये जब दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं तो रेवाड़ी तक तो ये अपना समर्थन करते हैं, रेवाड़ी जो क्षेत्र था अपने अधीन में कर लेते हैं। लेकिन नारनौल में जैसे ही आते हैं तो वहां से अंग्रेज अधिकारी से ये हार जाते हैं, गिराड़ नाम के अधिकारी से हार जाते हैं। तो इस प्रकार इनके द्वारा जो क्रांति का बिगुल तो बजाया गया था कि दिल्ली तक चलेंगे, फिरंगियों को मारेंगे और दिल्ली को अपने अधिकार तक लेते चलेंगे और वहां पर सभी एकजुट होंगे। तो लेकिन यह सफल नहीं हो पाई क्योंकि नारनौल में इनको
हरा दिया जाता है विराट नाम के एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। तो मारवाड़ का शासक कौन सा था? तखत सिंह। मारवाड़ का शासक कौन सा था? तखत सिंह है। और बिठोड़ा का सामंत, बिठोड़ा का जब युद्ध हुआ था वहां का सामंत कौन सा था? खुशहाल सिंह। इस केस में एक आता है बिट्टू जी, विकास या बिट्टू जी, वो भी यहाँ का सामंत था। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खुशहाल सिंह चंपावत के अलावा इस ठिकाने का सामंत कौन था? तो कान जी या बिट्टू जी कहलाता है। सुगाली माता की अगर बात करते हैं, जो अंग्रेज यहाँ से मूर्ति उठाकर ले गए, वो अहुआ के चंपावतों की क्या है? इष्ट देवी, वो इनकी पूजा करते हैं, चंपावतों की इष्ट देवी है। अंग्रेजों की मूर्ति कहाँ पर रखाई गई है? अंग्रेज यहाँ से ले गए और अजमेर में राजपूताना जो म्यूजियम है वहां पर इनकी मूर्ति रखवाई गई थी। सुगाली माता की मूर्ति ले जाते हैं और वहां पर इनको रखवाया जाता है। इसकी अगर बात करते हैं, बाद में यह अजमेर के म्यूजियम से कहां पर लाई गई थी? बागड़ क्षेत्र में म्यूजियम में रखी जाती है। जो वसुंधरा राज्य सरकार बनी थी, बाद में मूर्ति बाद में यहाँ पर वापस स्थापित कर दी जाती है। तो यह काले संगमरमर की मूर्ति, सुगाली माता की मूर्ति की अगर बात करते हैं, ये चंपावतों की इष्ट देवी और जोधपुर अजमेर म्यूजियम में रखाई गई थी। ये किस प्रकार की है? इनकी इष्ट देवी है, काले संगमरमर से बनाई गई है। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसके 10 हाथ और 54, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं कि इस मूर्ति के कौन से आते हैं? सुगाली माता की जो मूर्ति है इसमें कितने सिर है और कितने हाथ है? 10 सिर और इसमें 54 हाथ की मूर्ति है। कौन से आते हैं? सुगाली माता की मूर्ति है। कहां से उठा ले गए थे? अहुआ जो था उसको अधिकार कर अंग्रेज यहाँ से उठा ले जाते हैं। तो इस प्रकार ये अहुआ में जन विद्रोह हुआ, एनपुरा छावनी में जन विद्रोह होता है। एक सैनिक के द्वारा आबू से या एनपुरा में आया था, एनपुरा से फिर दिल्ली की ओर कूच करते हैं। बीच में खुशहाल सिंह चंपावत मिलते हैं और इनके बीच में युद्ध लड़ा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कोटा में, इसके बाद क्या आता है? कोटा में जन विद्रोह। तो यहाँ पर कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। और 1860 में 8 अगस्त 1860 को खुशहाल सिंह चंपावत के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। इनके विरुद्ध एक आयोग का गठन किया जाता है जिसे टेलर आयोग कहा जाता है। इन्होंने इसके ऊपर जांच की और जांच करने के बाद इनको दोषी न करार देते हुए इन्हें फ्री कर दिया था, इन्हें छोड़ दिया जाता है। तो खुशहाल सिंह चंपावत प्रश्न इनमें पूछा जाए। थोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857। और चेलावास का युद्ध या कांदे का गोरों का युद्ध 18 सितंबर 1857। और कौन कौन से शासक जिन्होंने भाग लिया था? किस किस शासकों के द्वारा क्या इसमें भाग लिया जाता है? अब हम देखते हैं कोटा में, कोटा में जन विद्रोह यहां पर कब होता है? 15 अक्टूबर। कोटा में वैसे तो कोटा अपनी कोई सैनिक छावनी नहीं, लेकिन हमने जब पढ़ा था तो कोटा और अहुआ ऐसे 2 क्षेत्र थे जहां पर बिना सैनिक छावनियां होते हुए भी क्या है विद्रोह हुआ था। और विद्रोह क्या है बहुत ऊंचे स्तर पर यहाँ पर विद्रोह देखने को मिला था। यहाँ पर बहुत ऊंचे स्तर पर विद्रोह देखने को मिलता है। तो कोटा की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 विद्रोही थे, यानी विद्रोह करने वाले व्यक्ति कितने कौन से आते हैं? 2 थे। एक तो क्या है जयदयाल था और एक मेहराब खान था। विद्रोही कौन से आते हैं? 2 व्यक्ति, एक तो अपना जयदयाल था, एक मेहराब खान। मेहराब खान, तो 2 व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया। कोटा में जन विद्रोह है, जनता का विद्रोह किया गया था। इसमें कितने व्यक्ति थे? 2 है, एक तो जयदयाल है और दूसरा कौन सा आता है? मेहराब खान है। इसकी अगर हम बात करते हैं, जयदयाल एक वकील था। जयदयाल क्या था? एक पेशे से वकील था। और ये क्या था? एक फौजी, फौजी डिपार्टमेंट से। तो ये क्या था? फौजी है। और अपना जयदयाल क्या था? एक वकील था। इनके द्वारा कोटा में विद्रोह किया जाता है। ये कोटा में विद्रोह करते हैं। तो हमने देखा था कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को, कोटा के शासक कौन सा आता है? राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों के द्वारा नजरबंद कर दिया जाता है, कर दिया गया था, विद्रोह किया जाता है। तो उन्होंने कहा था, अंग्रेजों ने कहा था कि आप इन विद्रोहियों को दबाएं और इनको पकड़कर ले जाएं। तो राम सिंह सेकंड विफल हो जाता है। तो अंग्रेज अधिकारी इसे पकड़कर नजरबंद कर देते हैं, यानी जनता के सामने नहीं
लाया जाता है तथा यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था, मेजर बर्टन, ये हत्या कर दी। इनको तो क्या है, नजरबंद कर दिया जाता है। और जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा आता है, मेजर बर्टन है, इसकी हत्या कर देते हैं। जन विद्रोहियों के द्वारा इसकी हत्या कर देते हैं और इसकी मुंडी एक ऊपर टान कर, ठीक है, एक मुंडी को पूरे कोटा में घुमाया जाता है। तो मेजर बर्टन की हत्या कर देती है, इसके पुत्रों की हत्या कर देते हैं और इनको पूरे जो कोटा में क्या है, इन विद्रोहियों के द्वारा घुमाया जाता है, इन विद्रोहियों को घुमाया जाता है। तो मेजर बर्टन की जिम्मेदारी, मेजर बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी ये लेते हैं कि हाँ हमने इनको मारा है, हाँ हमने इनको मारा है। जन विद्रोहियों के द्वारा कागज पर इन्होंने कहा था कि हाँ हमने इनको मारा है। और राव सिंह सेकंड से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लेते हैं कि आप इस साइन करें कि मेरे द्वारा इन्हें मारा गया है। तो राव राम सिंह सेकंड के द्वारा जबरदस्ती साइन करवा लिए जाते हैं और उन्हें कबूल करवाया जाता है कि हाँ हमने इनकी हत्या की है, हाँ हमने इनकी हत्या की है। तो एक बार फिर देखते हैं, कोटा में जन विद्रोह की भावना कब आती है। कोटा में जन विद्रोह की भावना आती है 15 अक्टूबर 1857। कौन से दो विद्रोही थे, एक तो जयदयाल है, दूसरा मेहराब खां है। जयदयाल पेशे से वकील थे और मेहराब खां एक फौजी थे, एक क्या है, फौजी थे। ये विद्रोह करते हैं। रामसिंह सेकंड को इनके द्वारा नजरबंद कर दिया गया, बंदी बना लिया जाता है और मेजर बर्टन की हत्या कर दी जाती है। इनके द्वारा मेजर बर्टन को मार दिया जाता है, मेजर बर्टन को मार दिया है और उनकी मुंडी को पूरे कोटा में घुमाया जाता है। राम सिंह सेकंड थे, उनसे जबरदस्ती साइन करवाए जाते हैं कि आप कबूल करें कि मेरे द्वारा इनको मारा गया है, मेरे द्वारा इनको मारा गया है। इसको मेजर बर्टन को मेरे द्वारा मारा गया तो झूठे रूप से कबूल करवाते हैं। बाद में इनको बचाने के लिए कौन से आते हैं, क्रोली के मदनपाल ने इन्हें छुड़ाया था। राम सिंह सेकंड को जब बंदी बना लिया जाता है तो क्रोली का शासक, क्रोली की हमने पढ़ा था कल, मदनपाल ने छुड़वाया था। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब इन्हें नजरबंद कर दिया जाता है, कोटा के शासक को नजरबंद कर दिया जाता है तो उन्हें छुड़ाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो क्रोली के शासक मदनपाल के द्वारा किया जाता है। क्रोली के शासक आते हैं, मदनपाल है, वो इन्हें छुड़ाने का कार्य करते हैं और उनको छुड़ाकर लाया जाता है। अब यहाँ से मार्च 1858 में रॉबर्ट्स ने कोटा को विद्रोहियों को पूर्णा से मुक्त कर दिया था। रॉबर्टसन आते हैं और रॉबर्टसन के द्वारा कोटा को पूर्ण रूप से जो विद्रोही थे उनसे मुक्त कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। जयदयाल तथा मेहरान खां को मृत्यु का दंड दिया गया। इसके बाद में शासक यहाँ पे कौन सा आता है, रॉबर्टसन। अंग्रेज अधिकारी कौन से आते हैं कोटा के, रॉबर्टसन है। ये इन्हें विद्रोहियों से पूर्ण रूप से मुक्त कर देते हैं, उनको पकड़कर मृत्युदंड दिया जाता है। तथा राम सिंह सेकंड को जो तोपों की सलामी दी जाती थी उनमें कटौती की गई थी। राम सिंह सेकंड को सबसे ज्यादा तोपों की सलामी दी जाती थी तो उन्हें दंडित किया गया था। इन्हें 15 तोपों की सलामी से गिराकर कितनी कर दी गई, 11 कर दी गई। यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं, 15 से घटाकर 11 तोपों की सलामी कर दी। कोटा में जन विद्रोह में केवल 2 ही व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमता है, एक जयदयाल और दूसरा मेहराब खां। तो ये इसको मार देते हैं मेजर बर्टन को और उनकी मुंडी को पूरे कोटा में घुमाया जाता है। ये देख करके है जनता थोड़ी सी भयभीत हो गई थी। इस प्रकार का जन विद्रोह किया जा रहा है आम व्यक्ति के द्वारा है। तो राम सिंह सेकंड को बंदी बना लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप एक साइन करें, पेपर पर लिखें कि मेरे द्वारा इनकी हत्या की है, डेथ वारंट का जिम्मा आप खुद लें। तो मेजर बर्टन की जिम्मेवारी ये खुद लेते हैं। बाद में यहाँ का 1858 में मार्च 1858 में रॉबर्टसन आते हैं। रॉबर्टसन ने सर्वप्रथम आते ही इनको बंदी बनाया, जयदयाल और मेहराब खां को बंदी बनाया और मृत्युदंड का इन्हें आदेश दिया कि इन्हें मृत्युदंड दिया जाए, इन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा और पूर्ण रूप से इन्हें मुक्त कर दिया जाता है। कोटा को पूर्ण रूप से इन प्रकार विद्रोहियों से मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन रॉबर्टसन के द्वारा जो राम सिंह सेकंड थे उनकी तोपों की सलामी थी वो कम कर दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि आप इस प्रकार अपने क्षेत्र के विद्रोहियों को मेरे द्वारा कहने के बाद भी आप इन्हें दबाकर नहीं रख सके तो आप इस प्रकार
कैसे आप जनता का समर्थन करेंगे, किस प्रकार अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो जब ऐसा किया जाता है तो ये इन्हें पकड़ लेते हैं, पकड़कर इनको मौत की सजा सुना दी जाती है और राम सिंह सेकंड उनको कहते हैं कि आपके तोपों की सलामी कम की जाएगी, आपकी तोपों की सलामी क्या है, कम की जाएगी। तो इनकी तोपों की सलामी 15 थी, उनकी तोपों की सलामी घटाकर कितने कर दी जाती है, 11 कर दी जाती है। इनपुरा में हमने देखा और कोटा में जन विद्रोह देखा था। कोटा में क्या है, जन विद्रोह। तो कोटा में जन विद्रोह करने वाले केवल 2 ही व्यक्ति थे। इसके अलावा बीकानेर और अमरचंद भाटिया, तात्या टोपे हैं, लक्ष्मीबाई हैं, इनके बारे में थोड़ा सा रहेंगे, उसके बारे में चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना। खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।